हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। आज हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसमें जो जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है सेंट्रल डॉगमा, डीएनए रेप्लिकेशन, सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, डीएनए रेप्लिकेशन, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, सबस्ट्रेट्स एंड रिक्वायरमेंट्स क्या है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल वो भी देखेंगे, एंड डिसकंटिन्यूस डीएनए सिंथेसिस ऑन लैग्निंग स्ट्रैंड ये भी देखेंगे, ओकाज़की फ्रैगमेंट जो होता है वो भी देखेंगे, इन रेप्लिकेशन प्रॉब्लम क्या होता है ये भी देखेंगे, और लास्ट में जो देखेंगे वो है PYQ। ओके, सो लेट्स सी बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल डॉगमा क्या होता है बेटा। हमारे बॉडी के अंदर सेल होता है और सेल के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए के अंदर 4 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। और ये जो सीक्वेंस होता है ये जो सीक्वेंस होता है इस मैनर में होता है कि एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को ये कैरी करता है, और ये जो इंफॉर्मेशन है ये डीएनए के अंदर छुपा होता है। जब डीएनए से आरएनए बनता है वो इंफॉर्मेशन एज इट इज़ आरएनए में ट्रांसफ़र होता है, और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है उसी इंफॉर्मेशन प्रोटीन में ट्रांसफ़र होता है, और प्रोटीन स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होके डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम बनाता है, और वो एंजाइम डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्शन और एनी अदर एक्शन शो करता है और हमारे बॉडी में। तो ये जो मैसेज का जो ट्रांसफ़र होता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र होता है डीएनए टू प्रोटीन, इस सिस्टम को हम कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा में होता क्या है देखो, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से बनता है प्रोटीन। ये जो डीएनए से आरएनए बनता है इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जो आरएनए से प्रोटीन बनता है इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। डीएनए से तो आरएनए बनता है, कभी कभी ज़रूरत पड़ने में आरएनए से भी डीएनए बन सकता है, तो इसी को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि ये रिवर्स में हो रहा है। और एक टर्म देख रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ये डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है, ये डीएनए इसका डेफिनेशन क्या है ना। जो हमारा सेल में एक कॉपी ऑफ हमारा सेल में डीएनए रहता है, और डीएनए से डीएनए कॉपी बनता है। ये जो डीएनए से डीएनए कॉपी बनता है इसी को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, राइट। चलिए हम देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे। उससे पहले हम देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन का जो डेफिनेशन होता है बेटा, वो डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज एसेंशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस where a cell makes an exact identical copy of DNA during cell division, right, and complete genome का रेप्लिकेशन होता है। इसका नीड क्या है, नीड ऑफ रेप्लिकेशन क्या है बेटा। बेटा हमारे बॉडी के अंदर जो सेल होता है, सेल जब डिवाइड होता है, देख लो एक सेल है, सेल के अंदर डीएनए है, ये सेल डिवाइड हो रहा है, 2 डॉटर सेल बन रहे हैं, ये डॉटर सेल है, ये पेरेंटल सेल है। ये जो डीएनए है ये डीएनए डिवाइड करके कॉपी बनाता है, राइट, कॉपी बनाता है, कॉपी डीएनए बनाता है। ये जो डीएनए का कॉपी बना, इस कॉपी डीएनए डॉटर सेल के अंदर जाता है। तो डॉटर सेल के अंदर डीएनए प्रोवाइड करने के लिए डीएनए रेप्लिकेशन होना जरूरी है। When DNA replication occurs during cell cycle, बेटा सेल साइकिल में जो फेजेस होता है वो है G1 S G2 M। ये जो एस फेज होता है, इस एस फेज के अंदर डीएनए सिंथेसिस होता है, राइट। इसीलिए हम इसको सिंथेटिक फेज बोलते हैं बेटा। और एक चीज जो है यहीं पे देखो, एस फेज में ये पढ़ लेना, एस फेज जो है इसमें डीएनए सिंथेसिस होता है बेटा। और एक चीज जो है फेलियर इन सेल डिवीजन। सेल के अंदर जब डीएनए डिवाइड होता है, डीएनए को कॉपी बन के सेल के अंदर रह जाता है सेल डिवीजन होने से पहले। अब जब सेल डिवीजन होता है तब वो डीएनए सेल दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है बेटा। एनी हाउ सेल डिवीजन, डीएनए तो बन गया, सेल डिवीजन होने में फेलियर हो गए, तो क्या होगा, एक ही सेल के अंदर वो जितना कॉपी डीएनए बना वो कॉपी रह जाएगा,
और वो कॉपी रह जाएगा तो क्या बना देगा, पॉलीप्लॉइडी बना देगा। ठीक है बेटा, समझे कि नहीं समझे? अब बेटा वाटसन क्रिक का नाम तो सुना ही होगा। वाटसन क्रिक, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डीएनए जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो प्रपोज किया था। और ये प्रपोज करने के बाद इमीडिएटली उन्होंने एक स्कीम प्रपोज किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसा है, किस मैनर में होता है। ये जो एक डीएनए देख रहे हो, इसी डीएनए का देखो, ये एक स्टैंड है, ये और एक स्टैंड है, दो स्टैंड है। दो डीएनए स्टैंड के बीच में डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एटीजीसी का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और दो डीएनए हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ चिपक के रहता है और वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, राइट। जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है और ये सेपरेट होकर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बनाता है। और ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए एज ए टेम्पलेट काम करता है। और जब डीएनए पॉल 3 आता है, डीएनए पॉल 3 क्या करता है, इस डीएनए को टेम्पलेट मान के नया डीएनए बना देता है। ये नया डीएनए बना देता है। बेटा डीएनए स्ट्रैंड जो पहले का था उसी को टेम्पलेट मान के नया डीएनए बना दिया। तो इसमें क्या हुआ, ये जो नया डीएनए बना उसमें एक स्ट्रैंड कंजर्व्ड हुआ, पेरेंटल से आ रहा है, और एक स्ट्रैंड नया बन रहा है। तो आधा पेरेंटल आधा नया, इसीलिए इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव, राइट। तो डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव वे में रेप्लिकेशन होता है। समझे कि नहीं समझे बेटा, बताओ। बेटा अब हम देखेंगे कि सेमी कंजर्वेटिव मैनर में तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ये वाटसन क्रिक ने प्रपोज कर दिया। लेकिन इसके अलावा और जो दो मॉडल प्रपोज किया गया वो है कंजर्वेटिव मॉडल एंड डिस्पर्सिव मॉडल। कंजर्वेटिव मॉडल में क्या होता है, ये एक पेरेंटल डीएनए दिख रहा है। ये पेरेंटल डीएनए जब सिंथेसाइज होगा, जब पेरेंटल डीएनए क्या करेगा, सेम एज इट इज वो कॉपी एज इट इज वो फिक्स रहेगा। और इसको टेम्पलेट मान के एक डीएनए स्ट्रैंड बनेगा और इसको टेम्पलेट मान के और एक नया डीएनए बनेगा। और जो नया दो डीएनए बना वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बन के एक डबल स्ट्रैंड डीएनए बनाएगा, लेकिन पेरेंटल डीएनए फिक्स रहेगा। नेक्स्ट जनरेशन में ये पेरेंटल डीएनए फिक्स है और इस पेरेंटल डीएनए से ये डीएनए बना, इस टेम्पलेट से ये डीएनए बना, तो ये एक नया डीएनए बन गया। फिर ये जो डीएनए है, इस डीएनए को पेरेंटल डीएनए मान के यहीं पे भी ये फिक्स्ड रहेगा और इससे इसको टेम्पलेट मान के ये डीएनए बनेगा और इसको टेम्पलेट मान के ये डीएनए बनेगा। तो फिर ऐसा पेरेंटल डीएनए फिक्स रहेगा। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कंजर्व्ड डीएनए सिंथेसिस। डिस्पर्सिव डीएनए सिंथेसिस में क्या होता है, ये जो डीएनए है, ये डीएनए फ्रैगमेंट ये डीएनए को फ्रैगमेंटेशन होगा और हर एक फ्रैगमेंट का कॉपी बनेगा और वो कॉपी एक दूसरे के साथ फिर लाइगेट होके फिर उसको एक कंप्लीट डीएनए बनाएगा। तो देखो कुछ पोर्शन डीएनए पेरेंटल डीएनए है, कुछ पोर्शन न्यू डीएनए सिंथेसिस है, कुछ पोर्शन पेरेंटल है, कुछ पोर्शन नया है, ऐसा डीएनए बन रहा है। नेक्स्ट जनरेशन में सेम पैटर्न फॉलो करेगा। तो ये जो होता है ये डिस्पर्सिव मॉडल होता है। लेकिन बेटा ये कंजर्वेटिव मॉडल एंड डिस्पर्सिव मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया गया, इस सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को एक्सेप्ट किया गया। क्यों सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को एक्सेप्ट किया गया, उसके पीछे क्या प्रूफ है। तो मिचेल्सन एंड स्टेल, दो साइंटिस्ट होता है, उन्होंने क्या किया, मिचेल्सन एंड स्टेल इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया था जिसका नाम है इकोलाई और एक नाइट्रोजन मीडियम लिया था जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन उन्होंने लिया वो है N15 नाइट्रोजन कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड। N15 क्यों है, वो एक हेवी आइसोटोप है नॉर्मल नाइट्रोजन का। नॉर्मल जो नाइट्रोजन अमोनियम क्लोराइड होता है उसका जो हेवी फॉर्म है वो नाइट्रोजन 15 कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड है। तो इन्होंने नाइट्रोजन 15 कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड लिया और इकोली लिया।
एक ट्यूब के अंदर, इसको जूम कर देता हूं, मतलब एक ट्यूब के अंदर N15 अमोनियम क्लोराइड लिया और इसके अंदर इकोलाई ले लिया, कुछ जनरेशन तक इसको ग्रो करने दिया। और जब कुछ जनरेशन तक ग्रो हो रहा था तब क्या हो रहा था, जो नया डीएनए बन रहा था उसमें N15 आ रहा था, क्योंकि जो नाइट्रोजन बेस में नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन आ रहा था, N15 हेवी नाइट्रोजन आ रहा था। तो कुछ जनरेशन के बाद देखा गया जो पूरा जो डीएनए बन रहा था, इस रेड कलर का डीएनए बन रहा था, मीन्स यहीं पे कलर हिसाब मीन्स हेवी आइसोटोप जो नाइट्रोजन है उसी का नाइट्रोजन बेस बन रहा था और वो नाइट्रोजन बेस डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो रहा था और इसीलिए रेड कलर डीएनए बन रहा था। इसी डीएनए को इन्होंने सेपर एक्सट्रैक्ट किया और सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर उसी एक्सट्रैक्ट डीएनए को रखा और सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उन्होंने ये देख रहा है कि ट्यूब के नीचे एक बैंड शो हो रहा है जो ये मेंशन करता है कि हेवी आइसोटोप का जो डीएनए है वो भारी होने के कारण वो ट्यूब के नीचे आ रहा था। बेटा एक चीज़ यहीं पे देख लो, ये जो डीएनए, ये जो ग्रीन कलर को जो डीएनए देख रहे हैं, ये जो ग्रीन एंड रेड कलर का हाइब्रिड देख रहे हैं और ये जो रेड कलर की देख रहे हैं, इसको मान लीजिए ये जो रेड कलर डीएनए है, ये जो रेड कलर की डीएनए है, इसमें क्या है, जो दो स्टैंड है वो N15 नाइट्रोजन का है और एक जो स्टैंड है वो N15 नाइट्रोजन का है। इसके बाद अगर इसका हाइब्रिड और ऊपर में देखो N14 का नाइट्रोजन है, N14 का नाइट्रोजन है और जो डीएनए है वो ग्रीन कलर का है। अगर मान लीजिए कोई हाइब्रिड है जो एक ग्रीन कलर का स्टैंड है और एक रेड कलर की स्टैंड है, तो इनमें क्या होगा, एक हेवी नाइट्रोजन का स्टैंड आएगा, एक नॉर्मल नाइट्रोजन का स्टैंड आएगा। तो इसका जो वेट होगा ये मीडियम वेट होगा और ग्रीन का वेट क्या होगा, लोएस्ट वेट होगा, रेड का हाईएस्ट वेट होगा और जो हाइब्रिड देख रहे हो इसका इंटरमीडिएट वेट होगा। अगर इसको हम सेंट्रीफ्यूज में डालें, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में रख के सेंट्रीफ्यूज करें, एच पर डेंसिटी ग्रेडियंट क्या बैंड शो करेगा, ग्रीन ट्यूब के एकदम ऊपर एक बैंड शो करेगा, रेड कलर ट्यूब के एकदम नीचे बैंड शो करेगा और बीच में कहीं इन दोनों का जो कॉम्बाइन बैंड है, कॉम्बाइन बन शो करेगा इस नाइट्रोजन ए वाला डीएनए का, राइट। बेटा अब एक्सपेरिमेंट देखते हैं। जब रेड कलर का डीएनए उन्होंने लिया, सेंट्रीफ्यूज किया, नीचे कहीं एक जगह पे नीचे कहीं एक जगह पे एक बैंड दिखा। फिर इस डीएनए को उन्होंने क्या किया, ट्रांसफर किया नाइट्रोजन 14 कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन में। तो अब ये जो डीएनए है, डीएनए सेपरेट होगा, ये डीएनए सेपरेट होकर दो स्ट्रैंड बनाएगा, लेकिन इसमें जो नया डीएनए आएगा, नया डीएनए इसका जो कॉपी बनेगा, इसको टेम्पलेट मान के वो नाइट्रोजन 14 वाला आएगा, ग्रीन कलर का आएगा। देखो बेटा जो डीएनए सिंथेसिस यहीं पे हुआ, एक रेड कलर की एक ग्रीन कलर की, और इसको जब सेंट्रीफ्यूज किया तो उन्होंने ये देखा कि सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के बीच में का ये स्टैंड बन रहा है, क्योंकि वो इंटरमीडिएट वेट का हो गए, आधा हेवी का आधा नॉर्मल डीएनए है, तो बीच में का ही बैंड आ रहा है। लेकिन अगर कंजर्वेटिव होता तो क्या होता, पेरेंटल डीएनए के लिए यहीं पे कहीं एक बैंड आता और जो नया डीएनए बनेगा ग्रीन वाला डीएनए उसके लिए यहीं पे कहीं बैंड आता, लेकिन ऐसा आया नहीं। तो इससे प्रूव होता है वो कंजर्वेटिव मोड फॉलो नहीं कर रहा है, वो कहीं ना कहीं सेमी कंजर्वेटिव फॉलो कर रहा है। बेटा फिर नेक्स्ट जनरेशन में और भी कंफर्म होने के लिए उन्होंने क्या किया, और एक जनरेशन सेकेंड जनरेशन में गया। ये फर्स्ट जनरेशन था, ये सेकेंड जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन में ग्रो करवाया। सेकेंड जनरेशन में क्या होगा, ये जो चार स्टैंड है, ये जो चार स्टैंड बना के चार नया डीएनए बनेगा। ये रेड कलर को टेम्पलेट बन के ये डीएनए बना, ये रेड कलर को टेम्पलेट बना के ये डीएनए बनाया, ये ग्रीन कलर को टेम्पलेट बना के ये डीएनए बना, इस ग्रीन कलर को टेम्पलेट बना के ये एक डीएनए बनाया, टोटल 4 स्टैंड डीएनए बना। इसमें देखो जो दो स्टैंड है वो हाइब्रिड स्टैंड है
और ऊपर एंड नीचे वाला जो दो स्टैंड है वो प्योर, वो भी हाइब्रिड स्टैंड है, लेकिन वो दोनों क्या है, नॉर्मल नाइट्रोजन वाला डीएनए है। तो इस डीएनए को जब सेंट्रीफ्यूज, टोटल 4 डीएनए स्टैंड को लेके जब सेंट्रीफ्यूज किया गया, तब ये देखा गया कि जो दो ग्रीन स्टैंड है वो हल्का होने के कारण ऊपर का ही बैंड फॉर्मेशन कर रहा था, और बाकी जो दो स्टैंड है वो इंटरमीडिएट वेट के कारण बीच में का ही बैंड फॉर्मेशन कर रहा था। तो ये एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने ये प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेशन जो हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन जो हो रहा है वो सेमी कंजर्वेटिव मैनर में हो रहा है। राइट बेटा, समझे कि नहीं समझे बताओ। बेटा और एक चीज़ देखो, डीएनए रेप्लिकेशन जो सेमी कंजर्वेटिव है, इसको प्रूव करने के लिए टेलर एंड हिज कॉलीग, दो और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भिसिया फैबा प्लांट लिया था, जिसको हम बोलते हैं फेबा बीन्स। इस फेबा बीन के अंदर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडिन यूज़ किया था, और इसके थ्रू भी प्रूव किया था कि डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मैनर में होता है। ये भी याद रखना, 1958 में इन्होंने किया था, और इन्होंने जो किया था 1958 में, सेम ईयर में, दो अलग अलग वे में उन्होंने ये प्रूव किया था डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मैनर में होता है। बेटा अब हम देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। उससे पहले ये देख लेते हैं डीएनए रेप्लिकेशन से पहले कि उसका क्या रिक्वायरमेंट्स होता है डीएनए रेप्लिकेशन होने के लिए। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए चाहिए होता है कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स में क्या आता है, सबस्ट्रेट आता है। सबस्ट्रेट में क्या क्या आता है, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, डीएनटीपीएस। 4 टाइप का डीएनटीपीएस होता है, डीएटीपी, डीटीटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी। और ये जो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होता है ये डुअल पर्पस के लिए यूज़ होता है। ये तो एक तो एज ए न्यूक्लियोटाइड यूज़ होता है, और एज ए एनर्जी सोर्स ये यूज़ होता है। ये कैसे होता है, एक मैकेनिज्म छोटा सा देख लेते हैं। बेटा ये पे देखो, ये एक न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है, और इसमें देखो 3 फॉस्फेट ग्रुप है, 3 फॉस्फेट ग्रुप दिख रहा है, राइट, जिसका नाम है अल्फा, बीटा एंड गामा। और बेटा ये एक डीएनए टेम्पलेट है, और इसी डायरेक्शन में डीएनए सिंथेसिस हो रहा है। और ये देखो ये 3' to 5' है, और डीएनए जो डायरेक्शन, जो आरएनए पॉलीमरेज जो काम करता है वो 5' to 3' डायरेक्शन में काम करता है, और ये डीएनए सिंथेसिस कर रहा है। ये जो 3' OH है, इस 3' OH इसी फॉस्फेट ग्रुप को, अल्फा फॉस्फेट ग्रुप को अटैक करता है। जब अल्फा फॉस्फेट ग्रुप को अटैक करता है, वहीं पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, और ये जो अल्फा बीटा, जो बीटा एंड गामा फॉस्फेट होता है वो एज ए पायरोफॉस्फेट निकल जाता है। और ये जो पायरोफॉस्फेट निकल जाता है, ये पायरोफॉस्फेट जो डीएनए सिंथेसिस होने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी होता है उसी को फुलफिल करता है। तो इसीलिए जो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है वो एज ए डुअल फंक्शन काम करता है। बेटा और क्या चाहिए, डीएनए टेम्पलेट चाहिए, और प्राइमर चाहिए डीएनए सिंथेसिस होने के लिए, पीएच एंड टेम्परेचर चाहिए। ह्यूमन बॉडी के लिए 37 डिग्री टेम्परेचर होता है। कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम चाहिए, उनमें होता है हेलिकेज, टोपो आइसोमरेज जिसको हम गाइडेंस भी कहते हैं, एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, डीएनए पॉलीमरेज जो 5' to 3' डायरेक्शन में सिंथेसिस करता है डीएनए को, डीएनए लाइगेज चाहिए जो डीएनए फ्रैगमेंट बनता है, वो हम बाद में देखेंगे। उसमें लाइगेज एज ए ग्लू काम करता है, जोड़ने के लिए काम करता है। और कुछ केमिकल कंडीशन, मैग्नीशियम 2+ आयन चाहिए, उसको एज ए कोफैक्टर, डीएनए पॉलीमरेज के एज ए कोफैक्टर काम करता है। तो चलिए हम देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे। बेटा बॉडी के अंदर होता है सेल, और सेल के अंदर होता है डीएनए। हम डीएनए रेप्लिकेशन के लिए चलिए डीएनए को निकाल लेते हैं, और मान लीजिए ये जो डीएनए है, ये इसी फॉर्म में, स्पाइरल फॉर्म में रहता है। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 को बुलाया गया, आइए डीएनए को रेप्लिकेट कीजिए। डीएनए पॉल 3 सीधा मना कर दिया, इन्होंने बोला हम डीएनए सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, पहले तो इसको सीधा करवाओ। तो इसके लिए हमने टोपो आइसोमरेज को बुलाया, टोपो आइसोमरेज आया, डीएनए को सीधा कर दिया, स्ट्रेट कर दिया। फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 को बुलाया गया, डीएनए पॉलीमरेज 3 ने मना कर दिया,
कि उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड देख रहा है बेटा, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कीजिए तब जाके सिंगल स्ट्रैंड बनाइए। हम सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर काम करता है। तो फिर हमने हेलिकेज को बुलाया। हेलिकेज आया, हेलिकेज आके हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिया और इसको बना दिया सिंगल स्ट्रैंड बना दिया, और ऐसा ही तोड़ते चले जा रहा है। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 को बुलाया गया कि आप आइए डीएनए को सिंथेसिस कीजिए। उन्होंने फिर मना कर दिया। यार जो डीएनए सिंगल स्ट्रैंड बन रहा है वो सिंगल स्ट्रैंड स्टेबल नहीं है, उसको स्टेबल करवाओ, उसके स्टेबल करने के बाद आएंगे। स्टेबल करने के लिए कुछ प्रोटीन को बुलाया गया और कुछ प्रोटीन आके जो डीएनए सिंगल स्ट्रैंड बना वहीं पे बाइंड कर गया। जो डीएनए सिंगल स्ट्रैंड बना वहीं पे बेटा बाइंड कर गया, बाइंड करके उसको स्टेबल कर दिया। ये जो प्रोटीन बाइंड कर गया इसका नाम है SSB, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये जब स्टेबल हो गए, हम फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 को बुलाया कि आप आइए, आप तो रेप्लिकेशन कीजिए। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 ने फिर मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हम नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? आप जितना बोला तो उतना कर दिया हमने। उन्होंने बोला मैं कहाँ से बनाऊंगा, पहले तो थोड़ा सा प्राइमर लेके आइए, आरएनए प्राइमर जहाँ पे रहेगा वहीं पे मैं डीएनए रेप्लिकेशन करूँगा। उसके लिए हम बुलाया आरएनए प्राइमेज को। आरएनए प्राइमेज आया और 3' प्राइम को टेम्पलेट बना के एक छोटा सा आरएनए प्राइमर बना दिया। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 आया और उसी प्राइमर को डिटेक्ट करके नया डीएनए सिंथेसिस करा, नया डीएनए सिंथेसिस किया। कौन सा डायरेक्शन में किया? 5' to 3' डायरेक्शन। लेकिन बेटा ये जो 5' to 3' जो डीएनए है, ये जो 5' to 3' स्टैंड है, इसमें डीएनए कैसे होगा? इसमें अगर डीएनए सिंथेसिस सेम डायरेक्शन में किया तो ये तो 3' to 5' हो जाएगा। जो डीएनए पॉल 3 इस डायरेक्शन में तो काम नहीं करता है, तो इसमें क्या होगा? तो इन्होंने क्या किया, ये जो छोटा सा मान लीजिए इतना तक डीएनए ओपन हुआ था और इसी छोटा सा डीएनए फ्रैगमेंट को इन्होंने डिटेक्ट करा, यहीं पे आरएनए प्राइमर आके जोड़ा, फिर इसी को उल्टा डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में डीएनए ओपन हो रहा था उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में डीएनए सिंथेसिस कर दिया। और ये जो डीएनए सिंथेसिस किया इसका डायरेक्शन आप क्या होगा? आप 5' to 3' डायरेक्शन हुआ ना। फिर ऐसा करते करते इस स्ट्रैंड में छोटा छोटा टुकड़ा में, छोटा छोटा फ्रैगमेंट में वो डीएनए सिंथेसिस करता रहेगा। 5' to 3' ऐसा डीएनए सिंथेसिस करता रहेगा। जिस स्ट्रैंड में छोटा छोटा फ्रैगमेंट में वो डीएनए सिंथेसिस कर रहा है उसी स्ट्रैंड को कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। और जिस स्ट्रैंड में डीएनए सिंथेसिस कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है उसी स्ट्रैंड को कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। और ये जो छोटा छोटा फ्रैगमेंट में डीएनए सिंथेसिस हो रहा था इसी को कहते हैं ओकाज़की फ्रैगमेंट। बेटा जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट में डीएनए सिंथेसिस हो रहा है तो वो कैसे फिर वो एक सिंगल डीएनए बनेगा, तो उसको फिर देख लेते हैं। बेटा देखो, इस स्ट्रैंड में तो कॉन्टिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस होके जा रहा है और इस स्ट्रैंड में छोटा छोटा डीएनए फ्रैगमेंट था। ऐसा डीएनए फ्रैगमेंट बन रहा है और उसमें था आरएनए प्राइमर, राइट? इसमें है आरएनए प्राइमर। डीएनए पॉल ऑन आता है और इसी प्राइमर को हटा के डीएनए सिंथेसिस कर देता है। इसी प्राइमर को हटा के डीएनए रिप्लेस कर देता है। और जब डीएनए रिप्लेस कर देता है
फिर भी इसके अंदर एक गैप रह जाता है। ये गैप कौन फिलअप करता है? फिर आता है लाइगेज। लाइगेज एंजाइम आता है। लाइगेज आके ये जो दो डीएनए बीच में गैप है, ये गैप फिल कर देता है। और एक गैप कैसे फिल करता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के। तो लाइगेज ओनली तो लाइगेज ओनली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और डीएनए बीच में जो गैप था वो गैप पूरा कर देता है और एक कंप्लीट डीएनए जो और वो फ्रैगमेंट डीएनए जोड़ के एक कंप्लीट डीएनए बना देता है। इन सच ए मैनर पूरा जीनोम रेप्लिकेट कर देता है। तो बेटा समझे कि नहीं समझे बताओ? बेटा देखो यही पे कुछ चीज़ मैं दिखा देता हूँ। ये एक डीएनए है, देखो यही पे कंप्लीट एक कंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस हो रहा था। कंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस हो रहा है। यही पे क्या आ रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रैगमेंट बन रहा है। ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रैगमेंट बन रहा था। डीएनए पॉलीमरेज ऑन आता है। इसी जो फ्रैगमेंट के बीच में ये जो गैप था, ये गैप पूरा कर देता है। सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंड का सिर्फ छोटा सा गैप रह जाता है जो काम फिर लाइगेज एंजाइम आता है और लाइगेज एंजाइम आके छोटा सा गैप फिल कर देता है। ये छोटा सा गैप फिल कर देता है लाइगेज एंजाइम। देखो टोपोआइसोमरेज उसको सुपर कॉइलिंग को हटा रहा है। ये देखो हेलिकेज जो है हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। तो ये होता है डीएनए रेप्लिकेशन का टोटल मैकेनिज्म। समझे कि नहीं समझे बेटा बताओ? समझे कि नहीं समझे? चलो अब हम देखेंगे कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है ये प्रोकैरियोट्स में भी होता है और यूकैरियोट्स में भी होता है। दोनों केस में जो सिमिलरिटीज है वो है जो डीएनए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो एटी रिच होता है। बेटा ये एटी रिच क्या होता है? ऑलरेडी आई सेड कि डीएनए के अंदर होता है एटी और जीसी का सीक्वेंस। बेटा देखो जो डीएनए के अंदर जो दो स्ट्रैंड होता है तो उनमें से जो ए डबल बंद करता है और एक स्ट्रैंड को टी को, और जी और सी को अंदर सी के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है डबल बॉन्ड के रिस्पेक्टिवली। और एक डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है ये बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जीसी को ब्रेक करने से ज़्यादा एटी को ब्रेक करना आसान है। इसीलिए डीएनए को एक डीएनए के अंदर जहाँ पे ज़्यादा एटी सीक्वेंस होता है उसी को डिटेक्ट करता है और वहीं से डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होता है। डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो बाई डायरेक्शनली होता है। मान लीजिए ये एक डीएनए है और डीएनए के यहीं पे एटी सीक्वेंस था, उसको डिटेक्ट किया, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया, बाकी हाइड्रोजन इसे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसी डायरेक्शन में भी डीएनए सिंथेसिस होता है, इसी डायरेक्शन में भी डीएनए सिंथेसिस होता है। बोथ डायरेक्शन में डीएनए सिंथेसिस होके चला जाता है। तो इसीलिए डायरेक्ट जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मैनर में होता है। ऑलरेडी वी हैव सीन कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मैनर में होता है। डीएनए रेप्लिकेशन 5' to 3' डायरेक्शन में होता है, नॉट 3' to 5'। सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। एक स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है, एक स्ट्रैंड में छोटा छोटा फ्रैगमेंट में होता है। सेमी डिसकंटिन्यूअस मैनर में होता है, एक स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस, एक स्ट्रैंड में डिसकंटिन्यूअस। तो इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी डिसकंटिन्यूअस मैनर में होता है। डीएनए पॉलीमरेज कांट इनिशिएट, ओनली एक्सटेंड द स्ट्रैंड। डीएनए पॉलीमरेज इनिशिएट नहीं करता है, बहुत सारा एंजाइम आता है तब जाके डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होता है। डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ आता है और एक्सटेंड करता है, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। तो ये जो क्राइटेरियाज है ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है? चलो डिफरेंट देखते हैं। इन प्रोकैरियोट्स DNA is always accessible, but in eukaryotes it's not directly accessible. क्यों? क्यों यूकैरियोट्स DNA में होता है न्यूक्लियोसोम, और यूकैरियोट्स DNA रेप्लिकेशन होने से पहले न्यूक्लियोसोम सेपरेट होता है, उसके बाद DNA रेप्लिकेट होता है। लेकिन प्रोकैरियोट में एज सच कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहता है।
इसका भी बहुत सारे मैकेनिज्म है, इसके जानने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन एज इन्फॉर्मेशन जान लो। इन प्रोकैरियोट सिंगल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, लेकिन इन यूकैरियोट्स मल्टीपल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। क्यों? क्योंकि यूकैरियोटिक जो डीएनए होता है बेटा, वो बहुत लेंथी डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स के रिस्पेक्टिवली। जब इतना इतना बड़ा डीएनए होता है तब बहुत सारा रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बनता है, और फिर वो रेप्लिकेट करके पूरा डीएनए को कंप्लीट करता है। बेटा समझे कि नहीं समझे बताओ? प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो एट ऑन स्पेसिफिक लोकस में जाके कंप्लीट होता है, और यूकैरियोट्स में जो होता है, यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में जो ये एक रेप्लिकेशन फॉर के ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जब एक दोनों रेप्लिकेट होते 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 एक पॉइंट में आके मिल जाता है, वहीं पे रेप्लिकेशन खत्म हो जाता है। मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में पॉसिबल है, लेकिन यूकैरियोट्स में एक सिंगल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होता है, याद रखना। तो ये जितने ये सब होता है यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के बीच में जो रेप्लिकेशन होता है उसका जो डिफरेंस है, ये सब याद रखना। बेटा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट? दे एक्ट एज ए सबस्ट्रेट ओनली। नीट 2020 क्वेश्चन, नीट 2022 का क्वेश्चन है। दे एक्ट एज ए सबस्ट्रेट ओनली, प्रोवाइड एनर्जी फॉर द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ओनली, एक्ट एज ए सबस्ट्रेट एंड ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी। बेटा ये करेक्ट है, ये तो हम पढ़ा है, डुअल पर्पस के लिए यूज होता है डीटीपी डीएनटीपीज, राइट। दे कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, नो नॉट राइबोन्यूक्लिक एसिड, इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट। Which of the following statement is correct regarding the process of replication in E. coli? डीएनए डिपेंडेंट। देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेप्लिकेशन होता है, वो जो एंजाइम होता है वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। तो देखो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहाँ कहाँ है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज जो रेप्लिकेशन करते हैं, कौन सा डायरेक्शन में रेप्लिकेशन करता है? 5' to 3' डायरेक्शन में रेप्लिकेशन करता है। तो देखो 5' to ए पे 3' to 5' नो, ए पे 3' to 5' नो, ए पे 5' to 3' डायरेक्शन। ऑब्वियसली दिस इज द आंसर। बेटा समझे कि नहीं समझे बताओ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए फर्स्ट शोन इन 2018 का क्वेश्चन है, बताओ। फंगस, बैक्टीरियम, प्लांट्स, वायरस, कौन सा आंसर होना चाहिए? बैक्टीरियम। बेटा बैक्टीरियम आंसर होगा, क्योंकि जो इकोलाई उन्होंने इकोलाई यूज किया था ना, तो इकोलाई क्या हुआ? बैक्टीरिया हुआ। समझे कि नहीं समझे बताओ? एक डीएनए रेप्लिकेशन समरी है, ये भी देख लेना। टाइम नहीं है, टाइम होगा तो बताएंगे। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाज़की फ्रैगमेंट आर यूज टू इलोंगेट। ओकाज़की फ्रैगमेंट जो होता है वो कहाँ होता है? वो लैगिंग स्ट्रैंड में होता है। तो लैगिंग स्ट्रैंड ढूंढो, लीडिंग स्ट्रैंड नो, लीडिंग स्ट्रैंड नो, लैगिंग स्ट्रैंड। अब टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क या अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क? बेटा जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, एक 3' to 5' होता है, एक 5' to 3' होता है। जो कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस होता है वो 5' to 3' के डायरेक्शन में होता है, और वो लीडिंग स्ट्रैंड होता है। और जो ओकाज़की फ्रैगमेंट होता है, वो जो रेप्लिकेशन फॉर्क बन रहा है, जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो रेप्लिकेशन फॉर्क बन रहा है, वो अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन होता है। देखो अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन बन रहा है 5' to 3', 5' to 3'। तो आंसर क्या होगा? अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। I hope beta you all understand. Thank you so much. Bye for now.